सी, बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस, लेट्स टॉक अबाउट सम वेरिएबल. इस पे हम वापस आएंगे, है ना. अब बात करते हैं वेरिएबल के बारे में. यार, ठीक है. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो हम करते हैं उसकी कंडीशंस क्या होती है ना. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि हम उसका इफेक्ट देखें डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ ऊपर. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है. अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कुछ कंडीशंस है. डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब कुछ कंडीशन है, ये फुलफिल होने के बाद ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी. सबसे पहले लेट्स सी लिटिल बिट बेसिक्स. कोस मस्ट बी प्रिसीड द इफेक्ट. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अभी बारिश हो रही है, जो उसकी वजह से कीचड़ हुआ है. कीचड़ की वजह से बारिश होती है या बारिश की वजह से कीचड़ होता है? ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है? कॉज है ना. तो कॉज मस्ट बी प्रिसीड द इफेक्ट, मतलब बारिश, जो बारिश हो रही है उसकी वजह से कीचड़ हो रहा है ना. तो जो भी कॉज रहेगा वो पहले आएगा इफेक्ट के. फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, कॉज मस्ट बी प्रिसीड द इफेक्ट. पहले कॉज होगा, पहले इनपुट होगा, उसके बाद में ही तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएगा, है ना. तो ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन क्या है? ये दोनों को एक दूसरे से कोरिलेटेड होना चाहिए. क्या है सेकेंड कंडीशन? कॉज एंड इफेक्ट मस्ट बी कोरिलेटेड विथ ईच अदर. अगर ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसका मतलब ये इन दोनों को वेरिएबल को हम लेके स्टडी नहीं कर सकते. इसका मतलब क्या है कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजेस लाता हूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आना ही चाहिए. इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव कोरिलेशन, बट देयर मस्ट बी ए कोरिलेशन. उसके बाद ही तो हम देखेंगे कि हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करा तभी तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आया. तो क्या है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट? कॉज एंड इफेक्ट मस्ट बी कोरिलेटेड विथ ईच अदर. थर्ड पॉइंट क्या है? ये दोनों वेरिएबल को, कॉज और इफेक्ट को, हम किसी और थर्ड वेरिएबल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ठीक है. इसका मतलब क्या है? सपोज हम पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, और जो चेंजेस आ रहे हैं उस ट्रेनिंग की वजह से आना चाहिए, ना कि थर्ड वेरिएबल या एक्सटर्नल वेरिएबल की वजह से. द कोरिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अनदर वेरिएबल. मतलब थर्ड वेरिएबल हो या ना हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए. सपोज मैं यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि ये पर्टिकुलर ए बी सी वेरिएबल रखूंगा तभी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है. तो ये थ्री कंडीशंस है. इट मस्ट बी फुलफिल बिफोर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. क्या है? कॉज मस्ट बी प्रीसीड द इफेक्ट, और कॉज एंड इफेक्ट में क्या होना चाहिए? कोरिलेशन होना चाहिए. और थर्ड क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो थर्ड वेरिएबल या अनदर वेरिएबल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी. थर्ड वेरिएबल का कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्टली इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है. तो इस टाइम ये दिस आर द कंडीशंस ऑफ, दिस आर द क्राइटेरिया टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना. बिफोर प्रोसीडिंग टू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है कई बार रिसर्च में. concept and variable. Yes, anyone? Let me know what is concept and what is variable. क्या होता है? थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, फिर टॉपिक को अच्छे से समझ में आएगा आपको. What is concept and what is variable? Yes, anyone? देखो, हम बोलते हैं सपोज स्ट्रेस. हाँ बोलिए. Variables means it's changing, it's measurable, changeable. Okay, variable is measurable, right? And concept?
सर कंसेप्ट वो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं जिनके ऊपर हम स्टडी करते हैं। यस, वेरी गुड। एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? वेरिएबल है क्या स्ट्रेस? डिपेंडिंग ऑन एग्जाम्पल, मेरा सपोज टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रिक्रिएशन ऑन स्ट्रेस। अब स्ट्रेस इज नॉट अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ रिक्रिएशन ऑन लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल की बात करें तो लाइफ स्टाइल एक कंसेप्ट है। हमारे पास कोई ऐसा मीटर है क्या जिससे हम लाइफ स्टाइल को मेजर कर सकें? है क्या हमारे पास कि मेरे बहुत जैसे सर। ब्लड मैं कुछ लेता हूँ, हार्ट रेट वगैरह, वैसा मैंने यहाँ पे मीटर लगा दिया और उसमें बता दिया कि आपकी लाइफ स्टाइल का लेवल है ये? नहीं है ना। तो लाइफ स्टाइल इज व्हाट? इट इज अ हाँ कंसेप्ट। सर। सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक कंडीशन या पॉवर्टी। पॉवर्टी इज व्हाट? इट इज अ कंसेप्ट। सर यस, बोलिए। सर मतलब जैसे है फिर कॉन्सेप्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल को बोल सकते हैं कंसेप्ट। डिपेंडेंट वेरिएबल एक अलग चीज है। डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी कंसेप्ट और डायरेक्टली वेरिएबल। समझ रहे हो? डिपेंडेंट वेरिएबल कंसेप्ट भी हो सकता है और डायरेक्टली वेरिएबल भी हो सकता है। राइट, अभी हम हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल पर के सर फिर अंदर। ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात। यस, सर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना, कि जैसे अभी आपने पहले तो बताया कि जो कंसेप्ट होता है वो वेरिएबल नहीं हो सकता, मतलब वो वेरी नहीं करता है, नहीं नहीं, मेरी वो बात सुन लो फिक्स पहले। रहता है। लेट मी फिनिश दिस, आफ्टर दैट आई विल जस्ट टेल यू। पहले बताओ, देखो लाइफ स्टाइल फॉर एग्जांपल। अब लाइफ स्टाइल डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है ना, और वेरिएबल भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। बट ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये कंसेप्ट है। लेट मी फिनिश इट। अब लाइफ स्टाइल को हम मेजर कैसे करेंगे? इट कैन बी मेजर थ्रू योर हेल्थ, इट कैन बी मेजर थ्रू योर स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, योर जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये वेरिएबल्स है। समझ रहे हो? लाइफ स्टाइल को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। दैट इज अ कंसेप्ट। टू मेजर द लाइफ स्टाइल वी हैव टू डिसाइड अ पर्टिकुलर वेरिएबल। क्लियर है? आप सपोज स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। स्ट्रेस के लिए क्या हो सकता है? क्वेश्चनायर हो सकता है ना। स्ट्रेस के लिए कोई सा ब्लड टेस्ट हो सकता है जिसमें कोर्टिसोल लेवल वगैरह कुछ भी देखें हम, है ना। स्ट्रेस के लिए कोई सा और भी इक्विपमेंट हो सकता है। तो स्ट्रेस से हमें कोई मीटर है क्या जिससे हम पता चल जाए कि आपका स्ट्रेस का लेवल 10 है, लेवल स्ट्रेस का लेवल 5 है? तो इससे हम बोलते हैं कंसेप्ट। इट इज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज which is not directly measurable. To measure this concept, we require some kind of variables. Depending on the research, you decide the variable. Got it? Yes? सर मतलब हम कह सकते हैं कि जो कंसेप्ट है वो एक तरह से क्वालिटेटिव नेचर का होता है। हाँ, एक्सट्रैक्ट आइडिया हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है ना। अब जिसको मेजर करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल चाहिए रहते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल हो गया, स्ट्रेस हो गया, इमोशनल हो गया, और कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो बॉडी कंपोजिशन भी अगर हम देखें तो बॉडी कंपोजिशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है ना। तो इसमें क्या होता है कि कंसेप्ट आर द मेंटल इमेजेस और परसेप्शन। मैंने बताया इकोनॉमिक कंडीशन, लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस लेवल, ये सब हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इनको मेजर करने के लिए वी रिक्वायर्ड वेरिएबल्स। ठीक है, एंड वेरिएबल्स आर द measurable thing which can vary with the time, with the subject, with the place, with the gender, with the any condition, है ना। वो सारे हो सकते हैं वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कंसेप्ट भी हो सकता है और डायरेक्टली वेरिएबल भी हो सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का ऐसा कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है कि हमेशा कंसेप्ट ही होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल ये भी हो सकता है इफेक्ट ऑफ रिक्रिएशन ऑन स्टेट एंजाइटी क्वेश्चनायर, तो डायरेक्टली मेजरेबल है ना, राइट। और डिपेंडेंट वेरिएबल ये भी हो सकता है इफेक्ट ऑफ रिक्रिएशन ऑन एंजाइटी। क्लियर है? यस, एनी डाउट?
कंसेप्ट और वेरिएबल में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको मैंने बता दिया, ठीक है, जिसको हम मैनिपुलेट करके चेंजेस करते हैं। इट इज अ इंटरवेंशन। अगर हम ट्रेनिंग के हमने देखे तो इट इज अ इंटरवेंशन डेट वी गिव टू एनी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सपोज आपने क्या किया, स्प्रिंट ट्रेनिंग दी, प्लॉयमेट्रिक ट्रेनिंग दी, फाटलेट ट्रेनिंग दी, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक इंटरवेंशन की तरह काम करता है। इसको हम इंटरवेंशन भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं? इंटरवेंशन। मतलब ट्रेनिंग, जैसे आप जो ट्रेनिंग देते हो, ये ट्रेनिंग की वजह से हमें कुछ अब नोटिस करना रहता है, जो भी चेंजेस, सपोज एंडोरेंस देखा है हमने, हमें हीमोग्लोबिन देखा है, VO2 max देखा है, तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इंडिपेंडेंट की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से इनमें चेंजेस आया, तो ट्रेनिंग क्या होगी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल आउटकम है, और जो चेंजेस मिलता है हमें, तो आउटकम वी गेट, दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ ट्रेनिंग कैन बी, इसको इंटरवेंशन भी बोल सकते हैं, है ना। कई रिसर्च में आपको इंटरवेंशन दिखेगा, ट्रेनिंग इंटरवेंशन, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सटेनियस वेरिएबल आपको मैंने बताया, जो इसको एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस कर सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कर सकता है? आपका एज इन्फ्लुएंस कर सकता है, इन्वायरमेंट कंडीशन इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, और जेंडर इन्फ्लुएंस कर सकता है, दिस ऑल द थिंग्स। और वी कैन से एक्स्ट्रा डाइट, extra activities, these all can influence the dependent variable, that is extraneous variable. इंटरवेनिंग वेरिएबल आपको मैंने कल बताया, जो लिंक करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को। ट्रेनिंग की वजह से क्या हुआ? यस, फटीग आई। फटीग की वजह से क्या हुआ? आपकी बॉडी में होमोस्टेसिस बिगड़ा। होमोस्टेसिस बिगड़ने की वजह से क्या हुआ? आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ी हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन बढ़ा, उसकी वजह से स्प्रिंट का परफॉर्मेंस बढ़ा या एंड्योरेंस का परफॉर्मेंस बढ़ा। तो ये जो मिडिल की चीजें हैं, जो लिंक करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल से, वो क्या है? इंटरवेनिंग वेरिएबल, राइट। एक्टिव वेरिएबल क्या है? इसको दूसरे फॉर्म में अगर देखें, वेरिएबल को क्लासिफाई करें, तो वी कैन क्लासिफाई इनटू एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स। एक्टिव वेरिएबल क्या होता है? डेट कैन बी मैनिपुलेटेड और चेंजेस, सिंपली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे क्या हो गया? मेल, फीमेल, है ना, एज, एजुकेशन, जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जिसको कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर द डेट वेरिएबल विच कैन नॉट बी चेंज। किसी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, क्वालिटेटिव नेचर का कुछ क्या बोल सकते हैं हम, क्वालिटी बता रहे हैं पॉपुलेशन की, दैट इज अ एट्रीब्यूट। क्लियर है एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस, राइट। सपोज हमारा इस टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन मसल मास। अब ये तो सिंपल हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमने फर्दर डिलिमिटेड किया है इसको एज कैटेगरी के साथ में, ठीक है। हमने अलग अलग एज कैटेगरी पे दिया है, 20 से लेकर 25 तक, और 25 से लेकर 30, ये अलग अलग ग्रुप बनाए हमने दो। और हमने एक और फर्दर डिवाइड किया मेल और फीमेल का, कि मेल पे भी देखा, फीमेल पे भी देखा। तो दिस आर द एट्रीब्यूट्स, ठीक है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलिए। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। जयकांत, इसको स्विच करिए, हो गई सर, अब तो स्क्रीन तो हो शो गया हो सर, रही हो है, गया। है ना। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने के लिए वी रिक्वायर्ड लॉजिकल थिंकिंग। हर चीज में एक लॉजिक चाहिए। वो रिसर्च पेपर या आपकी थीसिस में आपको हर चीज को एक्सप्लेन करना है, ऐसा किया तो मैंने क्यों किया। गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए, पार्टिसिपेंट सही होना चाहिए, डिजाइन एक्सपेरिमेंटल की सही होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिलेक्शन सही होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का सिलेक्शन सही होना चाहिए, जो भी एनालिसिस कर रहे हो, जो टेस्ट आप लगा रहे हो, स्टैटिकल टेस्ट, वो सही होना चाहिए, और उसका इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बेसिक्स, है ना। आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा बैकग्राउंड। अब आते हैं हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की साइड, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नाउ सपोज
आपने क्या किया, 2 ग्रुप बनाए, है ना? आपने किया, एक आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन सपोज मसल मास, है ना? अब इसके लिए आपने क्या किया, 2 ग्रुप, एक पॉपुलेशन है ना? पॉपुलेशन में आपने क्या लिया, नॉर्मल एथलीट्स ले लिए, 100 मीटर स्प्रिंटर और लॉन्ग डिस्टेंस रनर और कुछ भी ले लिया, सपोज फिजिकल एजुकेशनिस्ट ले लिए, बीपीएड वाले, ठीक है, बीपीएड के स्टूडेंट्स, उनके लिए आपने 2 ग्रुप बनाए, है ना? अब आप कैसे बोल सकते हो कि आपने जो कंडीशन समझना, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इमेजिन करो ये कंडीशंस को, इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने दी है, तो आप ये कैसे दावा कर सकते हो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से ही आपने मसल मास में इंप्रूवमेंट आया? आपने 2 ग्रुप बनाए, प्री टेस्ट लिया दोनों ग्रुप का, ट्रेनिंग दी, 2-3 मंथ की ट्रेनिंग दी और पोस्ट टेस्ट लिया। अब यहाँ पे मसल मास का लेवल इतना था, बाद में इतना हो गया। नाउ हाउ यू कैन से, कैसे बोल सकते हो कि मेरी ट्रेनिंग की वजह से ही इसमें चेंजेस आए डिपेंडेंट वेरिएबल में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से? यस, क्या क्या कंडीशन इसमें आ सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसकी वजह से आपको ये बोलने में आप कॉन्फिडेंटली फेल हो जाओगे कि नहीं ये मेरी ट्रेनिंग की वजह से नहीं आया? बताइए, इमेजिन करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट के ऊपर जाओ, सबसे पहली स्टेप सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है सिलेक्शन सब्जेक्ट करने में, बताओ? यस, एनीवन? एवरीवन, नॉट एनीवन, अपना अपना व्यू पॉइंट रखिए। एज ग्रुप। एज ग्रुप, हाँ आपकी बात सही है, मैं इन दोनों की सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट सिलेक्शन की। सर जेंडर। सर और उसकी जो ट्रेनिंग एज है ना, हाँ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग एज को भी। ट्रेनिंग एज, और यस यस सही जा रहे हैं सब, बताइए और क्या आएगा? सबसे पहला स्टेप आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या होना चाहिए? 2 ग्रुप, यही सपोज है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और ये दोनों कंट्रोल। का स्किल लेवल सेम होना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ बोलिए। सर कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जैसे अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे रहे हैं तो दोनों को एथलीट ही होना चाहिए या फिर स्प्रिंटर या फिर मतलब ऐसा कोई पर्सन Yes. इंडिविजुअल होना चाहिए जिसने पहले से वो कर रखा हो। अगर आप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल अलग अलग रखेंगे तो फिर वो बहुत दिक्कत होगा। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सर एडेप्टेशन एबिलिटी। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने सपोज क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ले लिए, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ले लिए, और यहाँ पे मैंने ले लिए एकदम नॉर्मल से स्टूडेंट, मतलब दोनों में डिफरेंस है, कुल मिला के देखें कि दोनों में डिफरेंस है, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बिफोर एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वल। तो क्या रिजल्ट, मैंने ट्रेनिंग दी दोनों को, तो जो रिजल्ट आया, सपोज कंट्रोल ग्रुप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा, तो क्या ये मेरी ट्रेनिंग की वजह से आया? कैसे बोल दूं मैं? बिफोर ट्रेनिंग ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें मैंने अच्छे अच्छे बच्चे डाल दिए या फिर इसमें एकदम पुअर बच्चे डाल दिए रिजल्ट लाने के चक्कर में। तो पहला स्टेप, पहला प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन क्या होना चाहिए? सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? इसको बोलते हैं रेंडमाइजेशन। क्या बोलते हैं इस चीज को? सब्जेक्ट मस्ट बी रेंडमली असाइन टू द बोथ ग्रुप। ये आपके टोटल सब्जेक्ट्स है, अब ये टोटल पॉपुलेशन है और आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। फॉर एवरीवन। मेरी वॉइस ब्रो करी है क्या? हाँ सर, क्लियर हाँ नहीं आ जी रही सर। बीच बीच में। सर क्लियर है सर। एक मिनट, एक वेट, बस वेट फॉर 1 मिनट। तो क्या बोला था मैं, पहला
सेंटेंस कि क्या होना चाहिए सबसे पहले? रेंडमली असाइंड। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, चलो बताइए। सर सर, जो अडेप्टेशन subject- एबिलिटी दोनों डिफरेंट हो सकती है। हाँ, एडेप्टेशन। अगर मेरा एक्सपेरिमेंटल बहुत ज्यादा लंबा है, सर, एक्सपेरिमेंटल जो में जो सब्जेक्ट स्पीड तो कम हो गई है, बारिश की वजह से हो गया होगा शायद, वरना 90 bps जाती थी। सर साउंड क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए, और क्या कंडीशंस हो सकती है बताओ। आप ये इसमें आप थोड़ा इमेजिन करो, मैं आपको इतना क्यों प्रेशर दे रहा हूँ, टाइम क्यों ले रहा हूँ, डायरेक्टली पढ़ा दूंगा तो ये क्या होगा, वो थ्योरेटिकल हो जाएगा पर आपके भूल जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें बताइए, जिसकी वजह से आपका ये बिगड़ सकता है, मतलब इसकी इंटरनल वैलिडिटी बिगड़ जो- सकती है। सर, जो एथलीट है उनका मतलब एक जो मेंटल रेडीनेस होता है ना कि वो कितने मन से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, और हो सकता, यस, वो भी है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं इंटरनल वैलिडिटी की, ये पॉइंट पे हम वापस आएंगे। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या बताया था मैंने कल, क्या बताया था मैंने इंटरनल वैलिडिटी का? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। ये क्या है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके बिना हम क्या कर सकते हैं, हम ये क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल नहीं सकते कि जो चेंजेस आया डिपेंडेंट वेरिएबल में वो हमारे ट्रेनिंग की वजह से ही आया है। जो मसल मास में चेंजेस आया वो किस में आया, इंटरवल ट्रेनिंग की वजह से आया, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से आया, है ना। तो ये क्या है, गेनिंग इंटरवलिटी इंट्रोल कंट्रोलिंग ऑल द वेरिएबल्स सो दैट रिसर्चर कैन eliminate all the rival hypothesis as an explanation for the outcome of observe। मतलब हम सारे जो एक्सटेनियस वेरिएबल के वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आता है उस हर चीज को हम कंट्रोल कर सके। तो इंटरनल वैलिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्च। हमें क्या करना होगा, सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को एलिमिनेट करना होगा, तभी हमारी इंटरनल वैलिडिटी स्ट्रांग होगी। तभी हम बोल पाएंगे कि जो चेंजेस आया डिपेंडेंट वेरिएबल में इज ओनली ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, और क्या क्या एक्सटर्नल चीजें इसमें इन्फ्लुएंट हो सकती है, क्या क्या ये सारी चीजें हैं। देखो, हिस्ट्री, मैच्योरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, स्टैटिकल रिकग्निशन, सिलेक्शन बायसनेस, एक्सपेरिमेंटल मोर्टालिटी, सिलेक्शन मैच्योरेशन इंटरेक्शन, एक्सेप्टेंसी। दिस आर द थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। अगर हमने इन पे कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, हमारी इंटरनल वैलिडिटी वीक हो जाएगी। हमारा इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटल का सेटअप है वो अच्छा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आप कैसे दर्शाते हो, सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, एक बार इसको रीड करिए। रिक्वायर कंट्रोलिंग फैक्टर सो दैट रिजल्ट कैन बी एट्रीब्यूट टू द ट्रीटमेंट। उसको बिगाड़ने के लिए क्या क्या चीजें हैं, हिस्ट्री, मैच्योरेशन, टेस्टिंग। आप एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं हम, ठीक है। हिस्ट्री कैसे हो सकता है, यस एनीवन? हिस्ट्री मतलब सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट की बात नहीं है इसमें। जो सब्जेक्ट हमने लिया है ना, उसका हिस्ट्री डिसाइड करता है कि चेंजेस कितना आएगा। सपोज एक ग्रुप में हमने डाल दिया अच्छे एलिट और दूसरे ग्रुप में डाल दिया हमने बिगनर्स, है ना। या तो हमने ले लिए, सपोज फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा एलाइट एथलीट्स ले लिए जिनमें ऑलरेडी बहुत काफी इंप्रूवमेंट आ चुका है और आप उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे रहे हो, तो क्या उनमें चेंजेस आएगा, यस और नो? नो सर, मिनिमम ट्रेनिंग आएगा सर, नहीं आएगा ना, चेंजेस आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड देमसेल्फ।
वो लेवल उनका अचीव हो चुका है, उसके बाद में क्या हो जाता है, वो चेंजेस लाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इन द केस ऑफ नोवाइस एथलीट, जो बिगनर आप लोग हैं उनमें बहुत जल्दी चेंजेस आएगा। तो हिस्ट्री इज वन ऑफ द फैक्टर, राइट। सेकेंड फैक्टर मैच्योरेशन। अब ये कोई एक्सप्लेन करेगा ये कैसे इफेक्ट करेगा इंटरनल वैलिडिटी को? एनीवन? मैच्योरेशन कैसे इफेक्ट करेगा? सर इसमें ऐसा हो सकता है जी कि सर जैसे कुछ गेम्स में ऐसा होता है ना कि उनकी पीक परफॉर्मेंस का कुछ एज रहता है, नॉर्मली 23 to 25 और 6 तक। या अगर उनको हम पहले ही करवा देंगे ना तो उतना उनका पीक परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं आ पाएगा। ओके, ये आपने इसको कोई और रिलेट कर लिया? हेलो माइक टेस्ट, हेलो। नहीं, मैच्योरेशन का लिटरल मीनिंग तो वही होगा एज पर यू। मे आई सर? यस यू कैन। सर मैच्योरेशन का मतलब टाइम से रिलेट हो सकता है ना, कितने टाइम आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उस हिसाब से उतना डिफरेंस आ जाएगा। हर वीडियो देख ली क्या यूट्यूब से? जी सर देख चुका। हाँ, ये वीडियो ऑलरेडी डली हुई है यूट्यूब पे, है ना। उसमें अगर नहीं समझ में आया तो जाके देख सकते हो। और देखो, सपोज आपने ट्रेनिंग दी, है ना। क्या हुआ, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आए आपके पास, बीपीएड वाले जो बिगनर्स आए। अब क्या हुआ, मैंने प्री टेस्ट लिया और क्या दी, ट्रेनिंग और पोस्ट टेस्ट लिया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। सपोज 6 मंथ का है, तो मैं 6 मंथ में कुछ भी ट्रेनिंग दे दूं, 6 मंथ का है या 1 ईयर का है, उनमें तो चेंजेस आना ही आना है। बिगनर है वो, जरूरी थोड़ी ना मेरी ट्रेनिंग की वजह से आया चेंजेस। irrespective of my training, if they do anything, any kind of activity, they may get any kind of improvement. It is not necessary that my training bring the improvement. Maturation itself, the time they spent itself, टाइम के साथ में अगर आपका ट्रेनिंग पीरियड बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है, इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं आपकी ट्रेनिंग की वजह से ही चेंजेस आया, वो खुद ने अपने आप बच्चे डेवलप हो गए, मैच्योरेशन हो गया उनमें। आपने 16 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को ट्रेनिंग दी 3 साल तक, प्यूबर्टी एज आती है, उसमें खुद का सेल्फ डेवलपमेंट भी तो होता है। तो आप बोलोगे कि हमारी ट्रेनिंग की वजह से वो चेंजेस हुआ, तो उसका खुद का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट चेंजेस हुआ हो तो सारा क्रेडिट तो हम ले लेंगे। सही बात है कि नहीं? तो मैच्योरेशन इस तरह से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो हमारा जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा छोटा ना बहुत ज्यादा लंबा। अगर छोटा ही होगा, बहुत ज्यादा लिटिल बिट ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं लाएगा, और ज्यादा ही लंबा होगा तो क्या होगा, और अदर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मैच्योरेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग इफेक्ट। यस, एनीवन? टेस्टिंग इफेक्ट, सोचिए। How does testing effect can affect the internal validity? फ्रीक्वेंटली टेस्ट करने से अवेयर हो जाएगा सर। क्या रबानी? फ्रीक्वेंटली टेस्ट करने से अवेयर हो जाएगा। हाँ, चलो ठीक है, ये सही बात है। ये भी देखिए, एक इक्विपमेंट आता है सेंस बैलेंस, है ना। उसमें क्या होता है, एक प्लेट है, ये जस्ट वेट फॉर, हाँ, ऐसे टाइप का एक इक्विपमेंट आता है। ये ऐसा क्यों जा रहा है, ये ऐसा टाइप का इक्विपमेंट आता है, सेंस बैलेंस। इससे क्या होता है, आपका स्टैटिक बैलेंस, कोऑर्डिनेशन वगैरह, काइनेस्थेटिक सेंस, ये सब चीजें चेंज होती है। इस पे सब्जेक्ट को क्या होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, ऐसे खड़ा होना पड़ता है ना। और सामने स्क्रीन पे कुछ गेम्स वगैरह चलते हैं, कुछ टास्क चलते हैं, एक पॉइंट आएगा उसको फॉलो करना है। ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लक्चुएशन होता है इसमें, है ना। इस पे बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है ना। इसको क्या है, इसमें खड़े रहते हैं हम, तो ये बार बार इधर की साइड, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी आगे की साइड जाएगा। एक लट्टू होता है, एक कटोरा समझ लीजिए, बाउल देखिए, उसको करके उसके ऊपर कोई खड़ा रखिए, तो इसकी जो सरफेस है ये कम है, इस वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन होता है डायरेक्शन में, है ना। तो ये क्या है, एक इक्विपमेंट है
टेस्ट करने के लिए, बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस, डायनामिक बैलेंस, ये सारी चीजें टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट है। अब किसी पर्सन ने इसको फर्स्ट टाइम किया तो उसका स्कोर क्या आ सकता है, लो आ सकता है। सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, फिफ्थ टाइम किया, इसको 10 टाइम्स कर लिया तो इसका स्कोर में क्या आ सकता है, इंप्रूवमेंट आ सकता है। अब मैं कैसे बोल दूं कि मेरी ट्रेनिंग की वजह से इसमें इंप्रूवमेंट आया? हो सकता है उसने टेस्टिंग कर करके उसने इसकी स्किल्स को एक्वायर कर लिया हो, एडेप्टेशन आ चुका हो, उसने टेस्ट को ही लर्न कर लिया हो। समझ रहे हो? तो दैट इज अ टेस्टिंग इफेक्ट। समझ रहे हो? व्हाट इज इट मीन टू से? इफ पर्सन डू फ्रीक्वेंट टेस्टिंग again and again, the subject may acquire the knowledge of testing, the subject may acquire the skills of testing, so that may affect the dependent variable. अब जो हमें यहाँ पे dependent variable में हाई स्कोर दिख रहा है, सपोज हमारा क्या था, टॉपिक था इफेक्ट ऑफ योगा पोस्चर्स ऑन बैलेंस, ठीक है, तो हमने योगा दिया। अब यहाँ पे पर्सन हमारे सब्जेक्ट लैब में जा जाके बार बार टेस्ट कर जा रहे खुद से, और मैंने ट्रेनिंग दे दी, बाद में पोस्ट टेस्ट लिया। अब हमें क्या लगेगा, योगा की वजह से इंप्रूवमेंट हुआ? नहीं, बट वो तो टेस्टिंग की वजह से हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। आप सपोज कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जैसे डायनामोमीटर हो गया, या कुछ टेस्ट इक्विपमेंट होते हैं, कुछ मशीन्स होती है जिनमें क्या होता है, स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है। अब बार बार टेस्ट करने से क्या होता है, पहले तो स्कोर हाई बता रहा, लो दिखा रहा था, अब ये स्प्रिंग क्या हुआ, टाइम के साथ में क्या हुआ, इसकी टेंडेंसी, थोड़ी वर्किंग कैपेसिटी या बोल सकते हैं इसकी क्वालिटी कम हो गई। अब इसने स्कोर क्या दिखाया, लो दिखाया, ये थोड़ा इजी हो गया इसको पुल करना। तो दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन, चेंज इन क्वालिटी, चेंज इन द यूज। तो इसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ सकता है, ना कि हमारी ट्रेनिंग की वजह से। दैट कैन बी थ्रेट फॉर योर रिसर्च। क्लियर है इंस्ट्रूमेंटेशन? यस, एनी डाउट? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट है स्टैटिकल Yes, रिग्रेशन। sir. अब ये कंडीशन कब आती है स्टैटिकल रिग्रेशन की? सपोज हमने क्या किया, दो ग्रुप है, दो ग्रुप को हमने स्ट्रीम स्कोर्स में सिलेक्ट कर लिया है। स्ट्रीम स्कोर जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। सपोज ये इनकम है। पहले तो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है ये देखिए, ये है स्कोर और ये जा रही लाइन ऑफ रिग्रेशन, जो मिडिल जा रहा है इसका मतलब क्या है, एवरेज, मूविंग टुवर्ड्स एवरेज। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, एवरेज की ओर जाना, ब्रेकआउट होना, ये इसका स्कोर कम हो जाना या स्कोर बढ़ जाना, अल्टीमेटली मूविंग टुवर्ड्स द एवरेज, एवरेज स्कोर। ये हाई स्कोर वाले बच्चे हैं, ये लो स्कोर वाले बच्चे हैं, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब समझ में आया, मूविंग टुवर्ड्स द एवरेज स्कोर। अब सपोज क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक ग्रुप में क्या बच्चे ऐसे स्टूडेंट डाल दिए जिनका स्कोर बहुत अच्छा था। एक मैंने किसी ग्रुप में, ये ग्रुप है जिनके 1 3 आए, किसी के 4 नंबर आए, किसी के 5 नंबर आए 50 में से, और एक मैंने इसमें डाल दिया जिसका स्कोर 30 आया। सेकेंड ग्रुप क्या है, अच्छा ग्रुप है जिसमें 40 42 41, और इसमें मैं डाल दिया 1। अब क्या होगा, सिलेक्शन मेरा अच्छा नहीं है, मेरा सिलेक्शन एक्सट्रीम स्कोर के बेसिस पे है, तो ये स्कोर का एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस ग्रुप का एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टैटिकल रिग्रेशन मतलब क्या होता है, अगर हमने ग्रुप को एक्सट्रीम स्कोर पे सिलेक्ट कर लिया, अगर हमारा सिलेक्शन जो बेस्ड है एक्सट्रीम स्कोर के ऊपर है, बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे ले लिए, बहुत ज्यादा पुअर बच्चे ले लिए, उसमें से कुछ हमारा अगर एक्सट्रीम स्कोर रहा, या फिर ये देखो एक बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा आ गया ग्रुप में, ये बहुत ज्यादा पुअर बच्चा आ गया इस ग्रुप में, तो इसके वजह से क्या होगा कि ये एवरेज की तरफ मूव कर जाएंगे। दैट इज अ स्टैटिकल रिग्रेशन। और ज्यादा डिटेल में हम स्टेट्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन बायसनेस। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन सिलेक्ट करी मैंने, और एक ग्रुप में क्या ले लिया, सारे फिट बच्चे ले लिए, और दूसरे ग्रुप में क्या ले लिया मैंने, अनफिट बच्चे ले लिए। अब मैं चाहे इसको कंट्रोल ग्रुप बनाऊं, इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाऊं, या इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाऊं, कंट्रोल ग्रुप बनाऊं, जो मेरा फेयर नहीं होगा। क्यों फेयर नहीं होगा, क्योंकि मैंने ग्रुप को इक्वल सिलेक्ट नहीं किया। पहले से डिफरेंस आ रहा है तो ट्रेनिंग के बाद में तो डिफरेंस आना ही आना है ना, राइट। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मोर्टालिटी, मतलब ड्रॉप आउट।
पार्टिसिपेंट ने क्या किया, स्टडी को छोड़ दिया बीच में से ही, ठीक है। अब ये सारे दिए थे, किसने दिए थे, कैंपबेल एंड स्टैनले 1963 में, क्लियर है। ये लास्ट वाला दिया था रोसेंथल ने 1966 में, एक्सेप्टेंसी। नेक्स्ट ट्रेड है आपका सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन। यहां तक किसी को कुछ डाउट? यस एनीवन? सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। सबको विजिबल नहीं हो रही क्या? विजिबल है सर। विजिबल है सर। क्या जयकांत, विजिबल। जैसे हम पार्टिसिपेंट को देखते हैं ना दूसरे, यस सर। ऐसे स्क्रीन को चेंज करो, नीचे फ्लिप करो, स्क्रीन को स्क्रॉल करो, वहां कोई ना कहीं वहां पे स्क्रीन में, एक बार इसको स्टॉप करके स्टार्ट कर देता हूं, रुको। अब देखो, दिख रही है? हाँ सर अब ठीक है। ठीक है, पकड़ के रखना, आप चले नहीं जाके पे, ठीक है। सिलेक्शन, मैच्योरेशन, सर पहले भी दिख रही। अरे कोई बात नहीं। सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन। अब इसका कोई एग्जांपल देगा, मुझको बताएगा क्या होता है ये सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन। यस एनीवन? बताओ बताओ। सपोज आपने क्या किया, सिलेक्शन, इंटरेक्शन, मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ ट्रेट फॉर इंटरनल वैलिडिटी, वन ऑफ द ट्रेट। सपोज हमने क्या किया, दो ग्रुप है हमारे, ये पॉपुलेशन है। एक ग्रुप में क्या किया हमने, सपोज हमारा जो टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन टाइम ऑफ फटीग। कितना टाइम लगता है फटीग होने में किसी भी चीज के लिए, ड्यूरेंस, एंडोरेंस, है ना, कितना डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम बोल सकते हैं, कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है, वॉल्यूम ऑफ रनिंग वी कैन डू। अब ये पॉपुलेशन है टोटल रनर्स की, एक साइड हमने डाल दिया स्प्रिंटर्स और दूसरे ग्रुप में डाल दिया हमने एंडोरेंस रनर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्शन तो हमने देख लिया। अब एंडोरेंस रनर का ऑलरेडी वो जो लेवल था ऑलरेडी बिल्ड है, फेरेबल चेंजेस आ सकता है स्प्रिंट रनर्स में, फेरेबल चेंजेस आ सकता है स्प्रिंट रनर्स में। क्यों? क्योंकि उनमें एंडोरेंस कम रहता है। तो यहाँ पे वो सिलेक्शन, मैच्योरेशन इफेक्ट, मेरे सिलेक्शन की वजह से इनमें चेंजेस आया। सेकंड एग्जांपल, ये फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स है टोटल, आपने एक ग्रुप में डाल दिया फर्स्ट ईयर वाले, दूसरे ग्रुप में डाल दिए फोर्थ ईयर वाले। मैंने कोई सी ट्रेनिंग दी, सपोज इफेक्ट ऑफ काउंसलिंग, ऐसा कुछ भी ट्रेनिंग है सपोज, जिसके वजह से उनके कॉन्फिडेंस में क्या चेंजेस आता है ये देखना है मुझे। इफेक्ट ऑफ एनी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और काउंसलिंग, उसके वजह से उनके कॉन्फिडेंस में क्या चेंजेस आता है मुझे ये देखना है। अब यहाँ पे मेरे फर्स्ट ईयर से और यहाँ पे फोर्थ ईयर है। अब इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली फोर्थ ईयर वाले ऑलरेडी आर मैच्योर्ड पीपल एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर, तो इनमें एक्सपेरिमेंट का ज्यादा इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू दिस इफेक्ट, है ना, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन वगैरह लिए होंगे। तो सिलेक्शन, मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, आपने किसी ग्रुप को सिलेक्ट किया, है ना, तो किसी सिलेक्शन, सबसे पहले क्या किया, सिलेक्शन लिया, तो उस सिलेक्शन के वजह से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ग्रुप को बेनिफिट मिला और उनमें चेंजेस आए। इंटरेक्शन occur only in design in which one group is selected because of some specific characteristics whereas other group lack that characteristics। जैसे फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर का एग्जांपल हमने देखा था, तो फर्स्ट ईयर में वो कॉन्फिडेंस, वो एक्सपीरियंस नहीं है, फोर्थ ईयर में एक्सपीरियंस है, इसलिए इनमें लर्निंग फास्ट होगी, तो इनमें चेंजेस आएगा जल्दी से एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर।
तो अगर हम पर्टिकुलर ग्रुप को किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं तो उनमें जो चेंजेस आएगा वो आएगा बेटर एज कंपेयर टू दोस वो ग्रुप के जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स लैक कर रहा है। क्लियर है? ये समझ में आया? यस एवरीवन? सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन समझ में आया? एनी डाउट? हेलो 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 माइक टेस्ट हेलो। Yes, sir. हाँ ठीक है, ओके क्लियर है ना? सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? अब जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो हमारा क्या परसेप्शन है कि भाई प्री टेस्ट से ज्यादा स्कोर होगा पोस्ट टेस्ट का। मैंने ट्रेनिंग दी है, ये प्री टेस्ट था और पोस्ट टेस्ट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आना चाहिए। दो ग्रुप है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड वाले का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो टेस्टिंग है, मेरा टेस्टिंग का तरीका, सपोज मैंने कोई टॉपिक लिया जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, सब्जेक्टिव जजमेंट है। सपोज जिम्नास्ट है या डाइविंग है, तो ये क्या थोड़ा सा सब्जेक्टिव जजमेंट होता है। अब मेरे पास दो ग्रुप के पीपल है, एक एक्सपेरिमेंटल है और एक कंट्रोल ग्रुप है। अब मेरी टेंडेंसी क्या रहेगी एज अ टेस्टर और एज अ जज कि मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को अच्छा स्कोर दूंगा एज कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने ये ट्रेनिंग करी है तो इनका स्कोर अच्छा आएगा, ये अच्छे होंगे। या तो फिर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में, ये पहले मैंने टेस्ट लिया प्री टेस्ट और बाद में पोस्ट टेस्ट लिया, तो जो पोस्ट टेस्ट रहेगा ट्रेनिंग के बाद वाला जो स्कोर रहेगा मैं उनको अच्छा दे सकता हूं। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंसी, मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा आएगा, स्किल का अच्छा आएगा, जो पोस्ट ट्रेनिंग रहेगा उसका अच्छा आएगा। तो दैट इज एक्सेप्टेंसी रेट। क्लियर है? ये थ्रेट थे। अब ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो भी हमने देखा, क्या था, ये सारी प्रॉब्लम्स थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। हिस्ट्री, मैच्योरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, रिग्रेशन, सिलेक्शन बायसनेस, एक्सपेरिमेंटल मोर्टालिटी, ड्रॉप आउट, एक्सेप्टेंसी, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? पहला सॉल्यूशन रैंडमाइजेशन। बिफोर ट्रेनिंग दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना? दोनों ग्रुप अगर इक्वल रहेंगे तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। एक तो सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन, दोनों ग्रुप इक्वल रहेंगे, दोनों को बराबर ट्रेनिंग का इफेक्ट मिलेगा, सिलेक्शन बायसनेस कम हो जाएगी, है ना? तो ये क्या है, रेंडमाइजेशन, मतलब दोनों ग्रुप यहां देख सकते हो डायग्राम में इक्वल है बिफोर ट्रेनिंग। नेक्स्ट है प्लेसिबो इफेक्ट। यस एनीवन, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? सुना होगा कई बार आपने ये वर्ड। सर इसमें हम डमी ट्रीटमेंट। यस, डमी सर ट्रीटमेंट। और सर ब्रेन को हम थोड़ा सा बेवकूफ बना लेते हैं, इसमें यस, अज्यूम कर लेते हैं। वेरी गुड, बेवकूफ बना लेते हैं। और सर अगर दो ग्रुप हैं तो हम क्या कहते हैं, मतलब दोनों को ऐसा अज्यूम कराते हैं कि हम दोनों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पर एक को रियल ट्रीटमेंट देते हैं, एक को फेक देते हैं। वेरी गुड। ये हमने, ये सब्जेक्ट के टोटल पॉपुलेशन है, इससे मैंने एक सैंपल ड्रॉ किया, दूसरा सैंपल ड्रॉ किया। एक को मेरे को रखना है एक्सपेरिमेंटल, एक को रखना है कंट्रोल। अब इसको मैं क्या दे रहा हूँ, प्रोटीन दे रहा हूँ, ठीक है? अब ये भाई देखो, अब मेरे को इसको लग रहा है, सब्जेक्ट को लग रहा है यार मैं तो प्रोटीन ले रहा हूँ, मेरा तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो देखने के लिए मेरे को क्या करना होगा कि ये प्रोटीन की वजह से हो रहा है, इस वजह से इंप्रूवमेंट आ रहा है, कि इसको लग रहा है माइंड में कि मैं प्रोटीन ले रहा हूं उस वजह से आ रहा है। दो चीजें डिफरेंस है। क्या है, दो चीजों की वजह से इफेक्ट हो सकता है। एक तो रियल प्रोटीन की वजह से जो भी चेंजेस आता है बॉडी में वो, और दूसरा उसके ब्रेन में वो लग रहा है, उसको माइंड में क्या एज्यूम हो रहा है, यार मैं तो प्रोटीन ले रहा हूं, इस वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में भी इफेक्ट आ सकता है
और एक तो प्रोटीन की वजह से भी डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट आ सकता है। क्या बोला मैं? रियल में प्रोटीन ले रहा है इस वजह से आ सकता है, या तो उसको लग रहा है कि मैं प्रोटीन ले रहा हूं इस वजह से लग रहा है, माइंड में वो सोच रहा है यार मैंने तो प्रोटीन लिया अब तो अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो वो चीज देखने के लिए मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो, इसको मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल सा ड्रग दूंगा जो कि प्रोटीन की तरह सिमिलर होगा पर वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पे। कंट्रोल ग्रुप को मैं दे सकता हूं प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब फेक टाइप का प्रोटीन समझ लीजिए इस स्टडी के हिसाब से, जिसका कुछ असर नहीं होगा पर उनको लग रहा है हाँ भाई हमको प्रोटीन मिल रहा है, पर कुछ प्रोटीन जैसा कुछ फीचर्स नहीं है उस पाउडर में, नॉर्मल सा कुछ होगा, जो भी ग्लूकोज वगैरह कुछ भी दे देंगे। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। क्लियर है? तो प्लेसिबो का मतलब क्या है, इससे क्या पता चल जाएगा हमें, अगर इन दोनों में इंप्रूवमेंट आया तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटीन की वजह से नहीं आया, उसने माइंड में जो एज्यूम किया ना उस वजह से इंप्रूवमेंट आया है। तो देखो प्लेसिबो का मतलब क्या हो गया, फॉल्स ट्रीटमेंट। कंट्रोल ग्रुप को मिलता है फॉल्स ट्रीटमेंट, ताकि दोनों को बराबर ही हम रखे कि हाँ माइंड में दोनों को लग रहा है, कंट्रोल ग्रुप को भी मेरे को ना कुछ मिल रहा है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी दोनों को लगे माइंड में साइकोलॉजिकली कि हाँ हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रियल ट्रीटमेंट लेता है। दैट इज अ प्लेसिबो इफेक्ट। क्लियर है? एक है ब्लाइंड सेटअप। और क्या तरीका है ब्लाइंड इंटरनल वैलिडिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता है, पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता है कि हमको कंट्रोल ग्रुप में है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। मैंने एक पॉपुलेशन से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप निकाला और कंट्रोल ग्रुप निकाला, ये मेरे को पता है, पर स्टूडेंट्स को, बच्चों को नहीं पता कि हम कंट्रोल ग्रुप में है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, वो जस्ट ग्रुप है, ग्रुप। इससे क्या होगा, हम एविस इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एविस इफेक्ट क्या होता है ये एनीवन? यस, व्हाट इज एविस इफेक्ट? लिखा हुआ है सामने। सर सपोज सर कंट्रोल ग्रुप सर सपोज ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों है, अगर एक को पता चल जाएगा उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है तो वो मतलब बाइज्ड हो जाएंगे कि हमें तो मिल नहीं रहा है तो हमारा इफेक्ट आएगा नहीं। यस राइट, है ना? सपोज आपने एक आपके स्टूडेंट्स है, आपने स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। अब एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैं ग्राउंड पे ले जाके अलग से ट्रेनिंग दे रहा हूँ या कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो कंट्रोल ग्रुप वाले बच्चों को पता चल गया तो वो सोच रहे यार सर तो इनको ले जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, हमारा भी परफॉर्मेंस अच्छा होना गया। वो कंट्रोल ग्रुप आपस में बोलेंगे यार भाई हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको भी परफॉर्मेंस अच्छा देना पड़ेगा। तो ये होता है एविस इफेक्ट। कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं मिलता, कंट्रोल ग्रुप गेटिंग नथिंग, but they try to perform better than experimental group because they are in control group. They think we are not getting anything, we will try ourselves. Is a threat, ठीक है? तो ब्लाइंड सेटअप से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एक्सपेरिमेंटल को भी नहीं पता कि हम किस ग्रुप में हैं, कंट्रोल को भी नहीं पता इस ग्रुप में। अब एक्सेप्टेंसी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ये दोनों सेटअप लगा सकते हैं। एक्सेप्टेंसी वाला जो थ्रेट था कि पोस्ट ट्रेनिंग अच्छी होना चाहिए, है ना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले बच्चों को अच्छे होना चाहिए, उनको रेटिंग अच्छी देंगे हम, तो उसके लिए हम लगा सकते हैं ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड सेटअप, ट्रिपल ब्लाइंड सेटअप। इसमें ना तो एक्सपेरिमेंटल को पता होता है, एक्सपेरिमेंटर रिसर्चर, ना तो पार्टिसिपेंट को पता रहता है कि कौन से बच्चे कंट्रोल ग्रुप में है और कौन से बच्चे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। और अगर देखें तो ट्रिपल ब्लाइंड सेटअप में ना तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को पता है, ना एक्सपेरिमेंटर मतलब रिसर्चर को पता है, ना इन्वेस्टिगेटर को पता है कि कौन से बच्चे कंट्रोल ग्रुप में है और कौन से बच्चे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। तो ये है ब्लाइंड सेटअप, डबल ब्लाइंड सेटअप, ट्रिपल ब्लाइंड सेटअप, एविस इफेक्ट और प्लेसिबो इफेक्ट। These are the 5 terminologies very important for you any exam. Is any doubt? Up to here any doubt? इसमें से कुछ समझ में नहीं आया, you can ask. दूसरों को मत देखिए कि अगर समझ में आ गया तो मेरे को भी आ गया। सर रिसर्चर को तो मालूम, सर हाँ सर रिसर्चर को तो मालूम ही होगा ना कि अब कौन कंट्रोल ग्रुप है और कौन एक्सपेरिमेंटल की रिसर्च वही कर रहा है। तो देखो
ये उस लेवल की स्टडी के लिए है जिसमें मल्टीपल लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ ऑथर्स होते हैं, है ना। सबका अपना अपना काम होता है, किसी का डेटा एनालिसिस का काम होता है, किसी का डेटा कलेक्शन का काम होता है। तो उस केस में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, जो रिसर्चर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है डेटा कलेक्शन में, उस रिसर्चर को नहीं पता है। समझ रहे हो? किसी स्टडी में ये है ना एक हाई लेवल का सेटअप है। हम ये नॉर्मली ऐसे नहीं करते हैं। जो लार्ज लेवल पे प्रोजेक्ट या स्टडी हो रही है उसमें मल्टीपल ऑथर्स होते हैं, मल्टीपल रिसर्चर होते हैं। तो ये पर्टिकुलर रिसर्चर का काम है डेटा कलेक्शन का। ये वाले रिसर्चर क्या है, अपना सेटअप करके चले गए, बांट के चले गए ग्रुप को, और ये इनको नहीं बताया। इनका काम है डेटा कलेक्शन करना या जज करना या रेटिंग देना। तो इनके लिए क्या है, सब इक्वल है। क्लियर है? समझ में आया? यस, ठीक है। उस केस में ये बात कर रहा है। हेलो इफेक्ट क्या होता है? यस एनीवन? सर हेलो इफेक्ट में ऐसा होता है कि हम किसी भी इंसान या प्रोडक्ट या कोई ब्रांड होती है ना, उसका हम एक पॉजिटिव इंप्रेशन पे एक कुछ किसी एक एट्रीब्यूट्स के आधार पे ही जूम कर लेते हैं। यस, सपोज नए बच्चा है कुछ, एक सिंगल क्वालिटी के बेसिस हाँ पे। राइट, सपोज कुछ बच्चा है, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ या कोच हूँ या एक्टिविटी टीचर हूँ बीपीएड का। मैंने देखा ये ग्रुप ऑफ पीपल या पर्टिकुलर पर्सन कबड्डी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर बाद में क्या है, मैंने एक्टिविटी ली ट्रैक एंड फील्ड की या बैडमिंटन की बाद में ली। तो भाई मेरे माइंड में ये सेटअप आ गया कि ये पर्सन XYZ पर्सन तो बहुत अच्छा था कबड्डी में, ये तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो मैंने बाद में भी इसको मार्क्स अच्छे दिए आने वाली एग्जाम में भी, बाय एज्यूमिंग हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस व्हाट यू कैन से प्रीवियस टेस्टिंग। तो उसको कैरी ऑन करना आगे। मैंने किसी को एक बार देख लिया, उसके फर्स्ट हेलो मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी को फर्स्ट पर्सन को मिलते हैं हम क्या बोलते हैं, हेलो हाय हेलो, मतलब क्या है फर्स्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा हो गया तो रिसर्च को रोल लग गया भाई हर चीज में अच्छा है, हर चीज में इसको अच्छे मार्क्स दो। तो ये क्या है, हेलो इफेक्ट। द फर्स्ट एक्सप्रेशन और द फर्स्ट फीचर शोन बाय एनी सब्जेक्ट। तो रिसर्चर या जज क्या करता है, उसको एज्यूम कर लेता है कि इसके हर फीचर्स आने वाले अच्छे होंगे, तो उसको रेटिंग अच्छा स्कोर दे देता है। क्लियर है सबको? हाउथर्न इफेक्ट, यस, हाउथर्न इफेक्ट क्या होता है? सर हॉथॉर्न इफेक्ट में ऐसा होता है कि जैसे कोई सब्जेक्ट है और हाँ। उसको हम रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए ना, तो अगर उसको हाँ। ऐसा पता होगा ना कि मैं सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। यस राइट। इसमें क्या होता है, बाय चांस कुछ नए बच्चे आते हैं, है ना, उनको कोई टीचर उठा के ले गया, वहां पे क्या खड़े हैं, बहुत सारी लड़कियां खड़ी है ना, और उसको रनिंग के लिए स्प्रिंट के लिए टाइम लिया या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, ट्रेडमिल पर रनिंग करवाई लैब में, और वहाँ खड़ी उसकी बेच की वो बच्चा आया फर्स्ट ईयर में, उसकी बेच की लड़कियां खड़ी यहाँ पे। उसको लग गया यार सब मेरे को देख रहे हैं, उसको लग रहा है भाई अब तो इज्जत में बात है कि अब तो बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है, कुछ भी हो जाए बाद में जाके बेहोश हो जाओ चलेगा। तो वो क्या करेगा, अपना एफर्ट बहुत ज्यादा लगाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएगा। That is a Hawthorne effect. When a subject get under observation, under any person or any researcher or any tester, जो भी अगर ऑब्जर्वेशन के अंडर में आता है रिसर्चर सब्जेक्ट सॉरी, तो वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है। और ऐसा होता है हर बार रिसर्च में, हमको लेके जाते हैं बच्चों को तो क्या करते हैं, अपना 100% दे देते हैं, पूरा एफर्ट लगा देते हैं। तो इट इज हाउथॉर्न इफेक्ट। क्लियर है? तो दिस आर द लेविस इफेक्ट, हेलो इफेक्ट, हाउथॉर्न इफेक्ट, सबको क्लियर है? प्लेसिबो, ब्लाइंड सेटअप, डबल ब्लाइंड सेटअप, एनी डाउट? ठीक है। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, आपने जो ट्रेनिंग दी है, आपने जो स्टडी करी है, सर जनरल हाँ, उसको क्या आप जनरलाइज कर पा रहे हो? इसको हम इकोलॉजिकल वैलिडिटी भी बोलते हैं।
है ना? तो आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए स्टडी का ताकि उसको हर कोई फॉलो कर सके। हमने कोई इसमें चीटिंग नहीं कर रहे स्टडी में, हम फेयर तरीके से स्टडी को कंडक्ट करें, सेटअप को कंडक्ट करें, ताकि जो सेटअप है हमारा वो फेयर तरीके से हो और हाँ उसको क्या कर सके, हम जनरलाइज कर सके, दूसरे पार्टिसिपेंट पे उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो उसके ट्रेड्स क्या है? ये सारे ट्रेड्स हैं, बहुत आसान है। रिएक्टिव इंटरेक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग। सबसे पहले देखिए रिएक्टिव इंटरेक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग। मैंने डायग्राम बनाया नीचे, मैंने प्री टेस्ट सब्जेक्ट लिए, सिलेक्ट करे, उनका प्री टेस्ट लिया। यार अब उन्हें कभी स्ट्रेंथ टेस्ट लिया ही नहीं था। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है सपोज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और कुछ बच्चों ने उन्हें देखा कि यार हमारी तो स्ट्रेंथ बहुत वीक है, तो वो बच्चों ने खुद से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। प्री टेस्ट में उन्हें पता चला कि उनका परफॉर्मेंस बहुत लो आया, तो वो अवेयर हुए खुद के परफॉर्मेंस के बारे में। सब्जेक्ट ये हमारा परफॉर्मेंस तो बहुत स्लो आ रहा है, हमारा तो बहुत मतलब लेवल बहुत लो है, या किसी भी जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर किया, तो वो क्या करेंगे, खुद से एफर्ट लगा के ट्रेनिंग करेंगे, और पोस्ट टेस्ट क्या होगा उस वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है। पोस्ट टेस्ट में जब डिपेंडेंट वेरिएबल लगेंगे तो वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट ऑफ एक्साइन कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब मैंने ग्रुप बनाया, पॉपुलेशन लिया, कोलेस्ट्रॉल का मेजरमेंट किया। अब कुछ लोगों को पता चला पहले कभी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया ही नहीं, मेरा कोलेस्ट्रॉल तो बहुत हाई है, वो घबरा गए और खुद से ट्रेनिंग करने लग गए। तो पोस्ट टेस्ट तो आप इन्फ्लुएंस होगा ना इससे। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ पर वो तो खुद से कर रहे, डाइट भी कंट्रोल कर ली, खुद से भी ट्रेनिंग करने लग गए, मेरी भी ट्रेनिंग कर रहे, तो कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट होगा ना। क्या हम इससे बोल देंगे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इन्फ्लुएंस आया? इट मे बी ड्यू टू देयर ओन इफेक्ट, इट मे बी ड्यू टू देयर ओन एफर्ट they made because they found themselves poor in the pre-test score. That is called reactive interactive effect of testing. टेस्टिंग का क्या रिएक्ट हुआ, याद रखने के लिए टेस्टिंग का क्या रिएक्शन हुआ। टेस्टिंग में उनको पाए गए कि इनका स्कोर अच्छा नहीं है, तो उन्होंने खुद से अवेयर होकर खुद से ट्रेनिंग करने लग गई। ये सेंटेंस पढ़िए, लाइन पढ़िए। ये The pretest may make the participant more aware or sensitive to the upcoming treatment. As a result, treatment is not effective without the pretest. Clear है? अब इसका मतलब क्या हम प्रीटेस्ट नहीं ले? ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन आगे मिलेगा डिजाइन में, सॉलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन में देखेंगे आगे। नेक्स्ट है इंटरेक्शन। अभी और कुछ स्लाइड्स बाकी है, लास्ट 2-3। ओके, पेशेंस के साथ में पढ़ते जाइए, अपना एफर्ट लगाते जाइए, कोई बात नहीं, टाइम जा रहा है जाने दो, दूसरा कोई इससे इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए है ना। मोबाइल को साइड में रखिए, मैसेज को साइड में रखिए। इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन बायसनेस एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको पहले, सिलेक्शन बायस के वजह से और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट की वजह से क्या चेंजेस आता है। सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर वाले बच्चे मैंने ग्रुप में डाल दिए, सेकंड ईयर वाले डाल दिए, उनको मैं ले रहा हूँ टीचिंग लेसन का स्पेशलाइजेशन, मतलब टीचिंग लेसन जो स्पेशलाइजेशन में टीचिंग लेसन उनका कितना इफेक्टिव लेसन है, उनको मैंने पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग दी, है ना। तो फर्स्ट ईयर पे वो लेस इफेक्टिव होगा और इसमें मोर इफेक्टिव होगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, क्या कॉम्बिनेशन हुआ, पहले आपने क्या देखा था, सिलेक्शन बायसनेस विद मैच्योरेशन, यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन बायसनेस विद ट्रीटमेंट। तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ट्रीटमेंट और कैरेक्टरिस्टिक दोनों मिल गए, प्लस ट्रीटमेंट, मतलब इनमें वो कैरेक्टरिस्टिक था ये पॉपुलेशन में, तो उन लोगों पे इसका ट्रीटमेंट का ज्यादा इफेक्टिव असर हुआ। इनमें वो क्वालिटी थी ये सब्जेक्ट्स में, इसलिए इनमें इसका इफेक्ट हुआ। और ये पर्सन्स क्या था, इनमें वो क्वालिटी नहीं थी, उनमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उनमें इनका इफेक्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप में डाल दिया आपने एलीट एथलीट्स, अनदर एग्जाम्पल ले लीजिए, एक ग्रुप में डाल दिया आपने एलाइट एथलीट्स एकदम हाई लेवल के, और एक में डाल दिया नोविस एथलीट्स। अब मैंने दोनों को ट्रेनिंग दी,
दोनों को ट्रेनिंग दी, तो क्या दोनों पे बराबर इफेक्ट आएगा? नहीं, नोवाइस एथलीट पे आएगा ज्यादा इफेक्ट आएगा ट्रेनिंग का, और इन पे बहुत कम ट्रेनिंग का इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि दे हैव ऑलरेडी बिल्ड अप। तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस ट्रेनिंग brings any specific changes, that is called interaction of selection biasness and experimental treatment। इसको सेंटेंस को रीड करिए। When a group is selected on some characteristics, the treatment may work only on one group possessing that characteristics, prohibit the generalization of result to participant lacking the particular characteristics or sample। क्लियर है? यस, इट इज क्लियर। अभिनव, निशांत, किरण, पानी, गीता, एनी डाउट? Yes, sir. Yes, sir. नो सर। क्लियर है ना? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? बता देना समझ में नहीं आया यस तो। सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? एवरीवन लेट मी नो। अभी तो सर क्लियर है बट बीच में ब्रेक होने लगती है। मधु के अलावा किसी और को सबको ब्रेक हो रही है क्या आवाज? सर मुझे भी। सर मेरे सर पास भी बीच थोड़ा बीच में ब्रेक कभी होता कभी है। होती है। अच्छा, कभी कभी हो रही है, कोई बात नहीं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा बारिश हो रही है ना, उस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो इसको रिकॉर्डिंग में इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है ये वीडियो, मैं इसके लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ओके सर। है ना। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। सिंपल सा है, हम लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसको हम जनरलाइज रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते, क्योंकि लेबोरेटरी की जो कंडीशंस है वो अलग होती है, विच कैन नॉट बी जनरलाइज ऑन द रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, है ना। रियल में मैच अगर हम खेले तो रियल में क्या होता है, अपोनेंट होता है ना, वहाँ पे इन्वायरमेंट कंडीशन अलग होती है, सारी चीजें होती है। तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ठीक है, हाउथॉर्न इफेक्ट आपको मैंने बता दिया, a phenomena in which participant performance changes when the attention is paid to them, which like to reduce the ability to generalize the result। reactive effect of experimental arrangement clear है? yes, यस सर। नेक्स्ट है मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेरेंस। नाम से ही लग रहा है मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेरेंस, इसका मतलब क्या है? सपोज सर मतलब अगर मल्टीपल हम ट्रीटमेंट देंगे ना तो उससे फिर चेंजेस आएंगे, जो हाँ। हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। चेंजेस तो आएंगे, पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि चेंजेस किस वजह से हुआ है। When a participant receive more than one treatment, the effect of previous treatment may influence the subsequent one। Suppose मैंने एक पार्टिसिपेंट है, ग्रुप है, इसको पहले मैंने एंड्योरेंस ट्रेनिंग दे दी, फिर बाद में मैंने इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए यही पार्टिसिपेंट को ले लिया, और मैं देख रहा हूँ उसकी लंग कैपेसिटी, तो मैं कैसे बोल दूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से लंग कैपेसिटी है ये? उसने पहले एंड्योरेंस ट्रेनिंग करी हो तो जस्ट 1 मंथ पहले। So if same participant exposed to more than one level of treatment, then how we can conclude that that particular treatment bring the changes in the dependent variable? For example, एक सब्जेक्ट है, उसको पहले क्या मिला, एंड्योरेंस ट्रेनिंग मिली। After some days or after ending this experiment or within the same experiment, the subject getting swimming training as a variable, swimming, और उनका वेरिएबल देख रहे लंग कैपेसिटी। तो अब मैं कैसे बोलूं यार एंड्योरेंस की वजह से चेंजेस आया या स्विमिंग करने की वजह से लंग कैपेसिटी में चेंजेस आया? तो दैट इज अ मल्टीपल ट्रीटमेंट इन्फ्रेंस, हियर वी कैन नॉट कंक्लूड। क्लियर है? यस, यस सर। ओके। नाउ यस सर। ये अब जो हमने ट्रेस तो देख लिए एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, जो लेबोरेटरी का है उसको लेबोरेटरी में जनरलाइज करिए। मत बोलिए कि आपने जो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में किया उसको आप हर चीज के लिए अप्लाई मत करिए कि भाई ये तुम करोगे ग्राउंड पे खेलते टाइम करोगे तो ये एप्लीकेबल होगा। लेबोरेटरी का लेबोरेटरी में, ग्राउंड का ग्राउंड में।
सेकेंड, सैंपल मस्ट बी ए गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल मस्ट बी, अगर हमें इसे जनरलाइज करना है, सपोज मैंने स्प्रिंटर पे लिया, नेशनल लेवल के स्प्रिंटर्स पे टेस्ट लिया, है ना, मैंने ट्रेनिंग इनको लिया स्टडी में, जिनकी एज 18 से लेके 25 इयर्स तक है, एक पर्टिकुलर नई टाइप की ट्रेनिंग डेवलप की और उनकी स्पीड में 100 मीटर परफॉर्मेंस में अच्छा इंप्रूवमेंट आया। अब मैं चाहता हूं कि ये इंडिया के सारे बच्चे इस चीज को फॉलो करें, स्प्रिंटर्स जिनकी एज 18 से लेके 25 है। तो इसके ये कब पॉसिबल होगा, जब ये स्प्रिंटर्स गुड रिप्रेजेंटेटिव होंगे पॉपुलेशन के। अब स्प्रिंटर की डेफिनेशन क्या है मेरे हिसाब से, ऐसा बोलूंगा क्या, मतलब वो स्प्रिंटर्स होंगे। सपोज कल एक बच्चे ने क्या हुआ, रजिस्टर किया अपने आप को स्प्रिंटर में, कल से उसने स्प्रिंट ट्रेनिंग स्टार्ट की और अटेंडेंस में उसका नाम है स्प्रिंटर, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या उसको स्प्रिंटर एज्यूम करूंगा क्या मैं? क्या स्प्रिंटर हो जाएगा? कल तक वो फुटबॉल खेलता था और आज 1 वीक पहले उसने स्प्रिंट ग्रुप ज्वाइन किया ऑफिशियली, तो क्या स्प्रिंटर हो जाएगा? नहीं ना। नो सर। इट मस्ट रिक्वायर लिटिल बिट एक्सपीरियंस, तो हम इस चीज को डिलिमिट करेंगे। कैसे कर सकते हैं? दे में हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ स्प्रिंट ट्रेनिंग, दे में एटलीस्ट रिप्रेजेंट ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, ऐसा करके डिलिमिट कर सकते हैं। तब हमारा सैंपल क्या होगा, गुड रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का, तब हम उसको जाके जनरलाइज कर सकते हैं टू द होल पॉपुलेशन। ऐसे ही किसी को भी उठा लिया, उसको ट्रेनिंग दे दी और हम बोल दे कि हाँ अब इनमें चेंजेस आया तो हर कोई फॉलो करो, इससे नहीं होगा पॉसिबल। तो जनरलाइज करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी। क्लियर है? यस सर। अब बाकी की जो चीजें हैं सोलेमन फोर ग्रुप डिजाइन से कंट्रोल की जाती है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल डिजाइन, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन। इसको हम कल पढ़ेंगे। रैंडम असाइनमेंट होना चाहिए पार्टिसिपेंट का, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में दोनों को इक्वल होना चाहिए। सारे वेरिएबल को रिसर्च में कंट्रोल करना चाहिए, डाइट वगैरह सब चीजें मेंटेन करके रखे, है ना। मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरवेंस को काउंटर बैलेंस करके रैंडमली ऑर्डरिंग द ट्रीटमेंट अमंग द पार्टिसिपेंट्स। ये सारी डिजाइन हम आने वाली स्टडी में कल के सेशन में पढ़ेंगे, है ना। ये इसमें पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। ये सारी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वन शुड डिजाइन टू सोलेमन फोर ग्रुप डिजाइन, कॉशी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है। ये सारे डिजाइन हम पढ़ेंगे। दिस कैन बी द सॉल्यूशन फॉर योर ट्रेस टू इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, राइट। क्लियर है यहां तक? किसी को कुछ डाउट? यस सर। क्लियर है ना? सर एक बार प्लीज एविस इफेक्ट एक बार समझा दीजिए, उस टाइम आवाज क्लियर नहीं आई थी। एविस इफेक्ट, यस एनीवन, कोई समझा? एविस इफेक्ट समझा कोई?